नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। तो जैसा कि हाल ही में आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे विरोध किया जा रहा है एग्जिस्टिंग रेजीम का। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि व्हाट डू दीज प्रोटेस्ट्स मीन फॉर इंडिया? कि जो ये श्रीलंका में विरोध चल रहा है, ये भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? इसका भारत पे क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें, तो हम इस पूरे डिस्कशन को 7 सवालों में समझेंगे। तो वी हैव 7 क्वेश्चंस दैट वी इंटेंड टू अंडरस्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाई आर द प्रोटेस्ट हैपनिंग? कि श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका में जो क्राइसिस हो रहे हैं, दीज क्राइसिस हैव देयर ओरिजिन इन द प्री पैंडेमिक टाइम्स। You see, one important thing here is that Sri Lanka has been going through a different form of crisis, which was not an economic crisis, but a different form of crisis for a long period of time before this one happened. श्रीलंका में सिविल वॉर की जो समस्या थी वो एक तरीके से लगभग 1970 से चल रही है। श्रीलंका सिविल वॉर में कहीं ना कहीं टैकल करने में कामयाब तो रहा, पर उस सिविल वॉर को टैकल करते करते समय बहुत लग गया। सबसे पहला सवाल उठता है कि सिविल वॉर हुई क्यों? तो सिविल वॉर इस कारण से हुई दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका में जो नेटिव्स हैं वहाँ के, उनको सिन्हालीज बोलते हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में थे तो ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को काबू करने के समय भारत से बहुत सारे लोगों को उठा के वो लोग लेके गए वहाँ पर। अब जब वो भारत को वहाँ पर लेके गए, तो उन्होंने भारत के बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बसाया। और मोस्टली ये जो लोग थे वो भारत के लोग, ये तमिलियंस थे। अब ये तमिलियंस वहाँ पे जाके बस गए। जब ये तमिलियंस दोस्तों वहाँ पे जाके बस गए, तब एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्थिति ये हुई कि इन तमिलियंस ने ब्रिटिश के दिए गए एक्टिविटीज़ में काम किया। ब्रिटिश इन लोगों को बोली कि भाई आप सबसे पहले जो है प्लांटेशन वर्क कीजिए। तो तमिल तमिल जो गए वो प्लांटेशन वर्कर बन गए। पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उस समय जो सीलोन होता था, जो श्रीलंका का पुराना नाम था, उस समय उन्होंने श्रीलंका में एक तरीके से पूरी एक मुहिम चलाई वेस्टर्न एजुकेशन की। इस वेस्टर्न एजुकेशन की मुहिम के दौरान जो भारत के ये यहाँ से तमिलियंस गए थे, जो एक तरीके से खेती बाड़ी का काम कर रहे थे, उन तमिलियंस ने मॉडर्न एजुकेशन का एडवांटेज लिया। मॉडर्न एजुकेशन कहाँ से आई? मॉडर्न एजुकेशन तब आई जब ब्रिटिशर्स ने एक मुहिम चलाई कि वहाँ के जो लोकल सिनालीज लोग थे, उनको वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती थी। सिनालीज लोग बुद्धिस्ट थे, तो उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन खोली, हॉस्पिटल्स बनाए, जिससे कि वो क्रिश्चियनिटी में उनको ल्योर कर पाएँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिनालीज से ज़्यादा जो लिया, वो लिया एक तरीके से तमिलियंस ने, कि तमिलियंस ने अपने बच्चों को इन स्कूलों में डालना शुरू कर दिया। अब बच्चे ये स्कूलों में जाकर पढ़ने लग गए। इन बच्चों की जब जनरेशन्स बड़ी हुईं और उन बच्चों के जब बच्चे हुए, उनकी जब शादियाँ हुईं, तो ये जनरेशन्स तमिल की जब आगे बढ़ीं, तो ये क्योंकि पढ़ी-लिखी जनरेशन्स थीं, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भई देखो, पढ़ा-लिखा अंग्रेज़ी मीडियम बोलने में सवर आदमी है, इसको हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेते हैं। तो ये तमिलियंस को श्रीलंकन एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया। अब जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय बहुत बड़ा तमिलियन डायस्पोरा हमारा एक वहाँ पर श्रीलंका में था। और ये एक तरीके से पॉलिटिकली बड़ा पावरफुल था, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में था। अब ये चीज़ देख के लोकल सेनालीज लोगों को बड़ा बुरा लगा। तो लोकल सेनालीज लोगों ने क्या करा कि इन लोगों का प्रोटेस्ट करा। इन लोगों के प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ कि उस समय सेनाली सरकारें जो थीं, वो नेटिव्स को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तमिलियंस को एक तरीके से सेग्रीगेट करने लगी। तमिलियंस को उन्होंने एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से हटाना शुरू किया। वो कैसे किया? कि उन्होंने बोल दिया कि भई मैंडेटरी सेनालीज लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी यदि आपको एक तरीके से प्रशासन का हिस्सा बनना है तो। अब ये तमिलियंस थे, इनको तमिलियन और इंग्लिश आती थी, सेनालीज नहीं आती थी, तो तमिलियंस का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इस कारण से होते-होते 1970s में ये क्लैश तमिलियंस के बीच में और सेनालीज के बीच में इतना बढ़ गया कि एक तरीके से वहाँ पर 2 ग्रुप्स की आपसी लड़ाई शुरू हो गई, जिसको हमने बोला श्रीलंकन सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर जो 1970 से चली, ये सिविल वॉर लगभग 70 से चलते-चलते हम देखते हैं कि कहीं न कहीं 2009 में आके ख़त्म होती है। अब हम ये ब्रीफ पीरियड को ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। तो कहीं न कहीं 1970 से जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई, 2009 में फाइनली आके ख़त्म होती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि श्रीलंका उस समय एक बहुत बड़े क्राइसिस के थ्रू गो थ्रू कर रहा था।
और ये सिविल वॉर के क्राइसिस को सप्रेस करने में उसके बहुत सारे रिसोर्स बर्बाद हो गए। 2009 में जब श्रीलंका ने एक तरीके से एलटीटीई का जो ये सिविल वॉर थी, जो एक तरीके से मैनिफेस्ट करी थी, उसको जब इन्होंने सप्रेस किया, तो वो सिविल वॉर को सप्रेस करने के बाद श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करी, इकोनॉमिक रीबिल्डिंग चालू करी। पर उस समय दो इशू है। पहला इशू ये हुआ कि श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। उसने अपनी इकोनॉमी पूरी टूरिज्म सेंट्रिक डेवलप करी। श्रीलंका टूरिज्म के लिए एक बहुत हॉटस्पॉट बन गया। उसके पास पूरी एक आइलैंड स्टेट होने के कारण क्या था कि सारी सिटीज़ थी। वो सारी सिटीज़ में उसने आइलैंड्स में जो अपने कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर उसने बढ़िया बढ़िया रिजोर्ट बना दिए। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके पास रिजोर्ट थे वो लोग कौन थे? जिन्होंने रिजॉर्ट बनाए वो लोग कौन थे? वो लोग वेल्दी क्लास वाले थे। वहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सा चलने लग गया कि आपका एक रिजॉर्ट है जो बीच फेसिंग है, रिजॉर्ट के पीछे उन्होंने अपने जो है पूरे पूरे फार्म्स बना लिए। उन फार्म्स में एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। श्रीलंका के जितने भी रिजॉर्ट्स थे इनके बारे में एक बड़ी पेक्यूलियर एक्टिविटी ये होती थी कि जब ये लोग प्रमोट करते थे अपने रिजॉर्ट्स की टूरिज्म को, तब ये लोग लोगों को इनवाइट करते थे ये कह के कि भाई आप हमारे रिजॉर्ट में आइए, हम आपको एकदम एग्रो बेस्ड एंड नेचुरल टूरिज्म करवाएंगे। अब ये एक नया कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट इस तरीके से पिकअप हुआ कि भाई हमारे को एक बीच व्यू भी मिल जाएगा और बीच व्यू के साथ साथ हमारे को फ्रेश एग्रेरियन कमोडिटीज़ का बना हुआ फूड भी मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं क्या हुआ कि भई ये जो रिच लोग थे ये रिच होते गए और जो पुअर जनता थी वो कहीं न कहीं रिच नहीं हो पाई। दूसरा, श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफ़ाई नहीं करी, सिर्फ़ टूरिज़्म सेंट्रिक बनाई, हॉस्पिटैलिटी सेंट्रिक बनाई। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि श्रीलंका ने अपने एक तरीके से जियोपॉलिटिकल लोकेशन को यूज़ किया। वो कैसे यूज़ किया इसने? कि भाई इसने जितने भी ये मेजर कोस्टल सिटीज़ थी, इसमें इसने जो-जो बड़े-बड़े पोर्ट्स थे, उन पोर्ट्स को बेसिकली डेवलप करके ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ देखते ही चाइना एकदम से कूद पड़ा। चाइना वहाँ पर कूद पड़ा, वेस्टर्न कंट्रीज़ कूद पड़ी। उनको लगा कि भाई श्रीलंका एक ट्रांज़िट हब बन जाएगा इंडियन ओशन में। चाइना को लगा कि भाई हम अगर मिडल ईस्ट से तेल उठा के ला रहे हैं, तो श्रीलंका में हॉल्ट करके वहाँ पे जहाज़ को रिफ्यूल करके वहाँ से फिर वापस चाइना ले आएँगे। तो इस तरीके से श्रीलंका का जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गया। पर श्रीलंका क्या था? जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट रहा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी दोस्तों? कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के साथ-साथ श्रीलंका ने सारा फ़ोकस अपना किस पे डाला? श्रीलंका ने सारा फ़ोकस अपना टूरिज़्म पे डाला। अब जब 2019 में 20 में जब ये पैंडेमिक की स्थिति बनने लगी, तो इस पैंडेमिक की स्थिति के कारण सबसे पहला जो विक्टिम बना वो था टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी। अब जो ये हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म गया, इसके साथ-साथ क्या हुआ कि वो जो फार्म्स थे, जो है एक तरीके से रिज़ॉर्ट्स के पीछे हुआ करते थे, जो पूरा एग्रो बेस्ड एकदम बीच सेंट्रिक टूरिज़्म मॉडल था वो कोलैप्स करने लग गया, क्योंकि पहले आपके रिज़ॉर्ट्स टूटे, फिर आपका जो है ये फार्मिंग क्राइसिस हुआ। इस दौरान सरकार की खुद की थोड़ी बहुत नीतियाँ भी ऐसी खराब सी आईं कि जो ये राजापक्षे फैमिली थी इसकी नीतियाँ कुछ ऐसी कि भई सडनली इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करवानी चालू कर दी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते-करते यहाँ पर और दिक्कतें आ गईं, क्योंकि उस समय तक वो कल्चर पूरा पिकअप ही नहीं हो पाया। तो एक तरीके से ये जब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के दौरान श्रीलंका को बहुत भारी क्राइसिस हुआ, क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी टूरिज़्म सेंट्रिक थी, टूरिज़्म पूरा ठप हो गया। लोगों की इनकम्स चली गई, नौकरियाँ चली गईं, पैसे चले गए, शॉर्टेज होने लग गई फूड की। और ये क्राइसिस धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता आज की डेट में एक वायलेंट प्रोटेस्ट बन चुका है। तो ये एक ब्रीफ सा ग्लिम्प्स है पूरे क्राइसिस की सिचुएशन का। ऑब्वियसली एक पूरी पिक्चर नहीं है, बट एक ब्रीफ आइडिया है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भई व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड टुडे? केस ऑफ चाइना एंड वेस्ट क्या है? तो देखिए, सिचुएशन आज की डेट में जो एक तरीके से ज़मीनी हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले प्रोटेस्टर जो इकट्ठे होके प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर कूद पड़े। वहाँ पर जाके प्रेसिडेंशियल पैलेस को उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। पूरे सड़कों पर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान अगर कोई देश श्रीलंका की आज की डेट में जेन्युइन मदद कर रहा है तो वो है भारत। क्योंकि आज की डेट में चाइना वहाँ बैठकर केवल लिप सर्विस कर रहा है। चाइना वो कंट्री है जो आज की डेट में श्रीलंका में इतना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया था कि जब जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस वाला फेज आया था श्रीलंका की हिस्ट्री में, तो उस समय वो चाहता था कि श्रीलंका के सारे पोर्ट्स मेरे कब्जे में हो जाए। आपने उस कंट्री का मिसयूज किया। ये चाइना का इतिहास है कि चाइना जिस कंट्री में जाता है वो उसमें सिर्फ अपना इकोनॉमिक मोटिव देखता है। अगर वो कंट्री कभी भी कोई संकट में आती है, चाइना कभी मदद नहीं करता। भारत आज की डेट में केवल एक ऐसा देश है, जो मात्र देश है जो एक तरीके से खड़ा हुआ है वहाँ पर और श्रीलंका के लोगों के लिए खड़ा है। वेस्टर्न कंट्रीज ने सवाई लिप सर्विस की और कुछ नहीं किया। ये लोग भी आज की डेट में श्रीलंका के लोगों के साथ कोई मदद नहीं करने को रेडी है। तो इस स्थिति में आता है कि भाई व्हाई इज इंडिया अडॉप्टिंग वेट एंड वॉच पॉलिसी? India is adopting a wait and watch policy in Sri Lanka because of one very specific reason.
इंडिया आज की डेट में ये बोल रही है कि श्रीलंका में जो हो रहा है, अगर हम देखें तो इंडिया बोल रही है कि भैया अभी स्थिति इवॉल्व हो रही है। स्थिति क्योंकि इवॉल्व हो रही है तो अभी इस स्थिति में हम कोई पोजीशन नहीं ले सकते। हाँ, बट स्थिति क्योंकि इवॉल्व हो रही है, प्रोटेस्ट डेली जो हो रहे हैं एक अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग टर्न ले रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में भारत ने अपनी नीति थोड़ी थोड़ी बनानी शुरू कर दी है। इस नीति का अगर हम देखें कि व्हाट इज इंडिया पॉलिसी, तो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया पॉलिसी इज वेरी क्लियर कि इंडिया ने ये बात क्लियर कट बोल दी है कि भाई देखिए, नंबर वन, हमारे को श्रीलंका की प्रॉब्लम को एक श्रीलंका का डोमेस्टिक इशू मानना है। तो भारत के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारत के हमारे बाकी जितने फॉरेन पॉलिसी ऑफिस में जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने टाइम एंड अगेन रिसेंट टाइम्स में ये बात बोली है कि भाई जो भी श्रीलंका में हो रहा है ये उनका एक अंदरूनी आपसी मसला है। इस मसले में नंबर वन भारत बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि श्रीलंका में जो भी हो रहा है वो एक राजनीतिक स्ट्रगल है, वहाँ के एक राजनीतिक प्रॉब्लम है। तो भारत नंबर वन दूर बैठा है। दूसरा, दूर बैठने का मतलब ये नहीं है कि भारत को कंसर्न नहीं है। भारत ने ये बात बार बार बोली है कि श्रीलंका में जो भी विवाद होगा, अगर उसकी वजह से किसी भी तरीके से लोगों के ऊपर परेशानी और कठिनाई आएगी, तो भारत लोगों की परेशानी और कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों के साथ खड़ा है। वी हैव अ पीपल्स फॉरेन पॉलिसी। एज अ पीपल्स फॉरेन पॉलिसी वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। वी आर कंसर्न अबाउट देम, वी आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। इसीलिए हम लोग उनको केमिकल फर्टिलाइजर सपोर्ट दे रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर पूरा कोलैप्स कर गया है। फार्मर्स उनके हमेशा से ऑर्गेनिक फार्मिंग को कभी प्रमोट ही नहीं करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते थे। तो आज की डेट में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करके कम से कम जो है इंस्टेंट लेवल पे फूड सिक्योरिटी अचीव कर पाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे ज़रूर होता है, बट अभी यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, लाइफ ऑफ द पर्सन वर्सेज एनवायरनमेंट। हमें उसकी ज़िंदगी पहले बचानी है। दूसरा, भारत ने श्रीलंका को इकोनॉमिक एड भी दिया है, ऑयल असिस्टेंस भी दिया है। भारत एक ऐसा देश है जो आज की डेट में श्रीलंका के साथ डट के खड़ा है। लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ है दोस्तों। भारत एक तरीके से बिल्कुल ये बात क्लियर कट बोल चुका है कि कुछ भी हालात में हम लोग श्रीलंका के अंदरूनी आपसी मसले में कोई पोजीशन नहीं लेंगे। उनका मसला है, उनको सॉल्व करने दीजिए, हम लोगों के साथ खड़े हैं। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें, विल इंडिया डिप्लॉय बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स का मतलब है सैनिक। क्या इंडिया अपने ट्रूप्स को, अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करेगी? नहीं। भारत ने यह बात बिल्कुल कैटेगोरिकली बोली है। मैं फिर वही पॉइंट रिपीट करता हूँ, इंडिया हैज सेड फ्रेंड्स दैट वट एवर इज हैपनिंग इन श्रीलंका इज देयर डोमेस्टिक इशू। वट एवर प्रॉब्लम श्रीलंका इज विटनेसिंग राइट नाउ इज देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम। वी विल नॉट डिप्लॉय बूट्स ऑन द ग्राउंड। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। Whatever is the political crisis, let the people of Sri Lanka and the political parties of Sri Lanka develop a consensus. हम मिलिट्री डिप्लॉय नहीं करेंगे। हम किस बात के लिए मिलिट्री डिप्लॉय करें? श्रीलंका का अंदरूनी मसला है, उनको अपने आप इस मसले को हल करने दीजिए। पर सवाल ये उठता है कि श्रीलंका एक मैटर ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए क्यों है, भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि श्रीलंका जो है, आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि श्रीलंका भारत के बिल्कुल नेबरिंग हिस्से में है। श्रीलंका में अगर इंस्टेबिलिटी होगा तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। स्पिल ओवर इफेक्ट ये हो सकता है कि वहां से रेफ्यूजी भाग के इंडिया आ सकते हैं। अभी इस स्थिति में भारत जब एक खुद एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, भारत आज की डेट में जो खुद एक कंट्री है जो अपने लोगों को डेवलपमेंट के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, इस स्थिति में भारत के पास अभी कैपेसिटी नहीं है कि नए बाहर से जो ये रेफ्यूजीज इनको हम लोग इनवाइट करें और अपने यहाँ पर रख लें। हमारे यहाँ पर खुद भी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, हमारे यहाँ पर अभी डेवलपमेंटल चैलेंजेस बाकी हैं। तो इस नज़रिए से भारत अभी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से एक रेफ्यूजी क्राइसिस बने वहाँ पर, और उस रेफ्यूजी क्राइसिस से रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स हो। तो हम चाहेंगे कि जो रेफ्यूजीज़ आ सक रहे थे पॉसिबली, वो आए ना। और वो कैसे ना आए कि श्रीलंका से जो रेफ्यूजीज़ सोच भी रहे थे कि हम भागें, उनको कोशिश ये की जाए कि उनको वहीं पर रखा जाए और सारी सुविधाएं दी जाए। इसी नज़रिए से जो मैंने अभी आपको श्रीलंका की नीति में बात बताई कि हम लोग इकोनॉमिक असिस्टेंस, मॉनेटरी असिस्टेंस, केमिकल फर्टिलाइजर, फूड एड, ये सब इसीलिए दे रहे हैं। तो इंडिया की जो पॉलिसी है, रेफ्यूजी पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम लोग काफ़ी डीपली इसको पढ़ते हैं कि इंडिया की जो पूरी रेफ्यूजी पॉलिसी है ये ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स बड़ी इवॉल्व करी है। पहले हम लोग एक ऐसे देश होते थे जो रेफ्यूजी को वेलकम करते थे, बट अब हम
इस चीज़ को लेके थोड़े से बिल्कुल कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि हमने रेफ्यूजीज़ को आना मना कर दिया है, बट हम रेफ्यूजी पॉलिसी में एक बहुत प्रॉपर थॉट प्रोसेस लेके उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। खैर, रेफ्यूजी पॉलिसी इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, तो उसको हम साइड करते हैं। तो इस कारण से श्रीलंका इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। लास्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्राइसिस ऑन सिक्योरिटी ऑफ एशिया एंड इंडिया सिक्योरिटी। तो देखिए, एशिया की सिक्योरिटी पे, भारत की सिक्योरिटी पे, इस संकट के अगर हम देखें तो इम्प्लीकेशन यहाँ पर दिखने के लिए बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। एशिया में इस समय म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, हर जगह हालात सिमिलर दिख रहे हैं। हर जगह पर इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, हर जगह पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में ये कंट्रीज भी, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, कहीं ये कंट्रीज का हालात वैसा ना हो जाए जो श्रीलंका का है। क्योंकि इंडिया हमेशा से ये बात चाहेगा कि उसके पूरे एरिया में उसके जो नेबरहुड है वो स्टेबल रहे, और स्टेबल रहे, वहाँ के लोग भी पीसफुल रहे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ से कोई भी क्राइसिस इमर्ज करके उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे हो। तो आज की डेट में दोस्तों स्थिति इस मोमेंट पे श्रीलंका में ये है। आने वाले समय में जैसे जैसे श्रीलंका में डेवलपमेंट्स और बढ़ते हैं, मैं एक और वीडियो बना के उन डेवलपमेंट्स को कैप्चर कर लूँगा आपके लिए। तो इस वीडियो के तहत आई होप कि आपको ये एक बेसिक ग्लिम्स मिल गया कि श्रीलंका में हो क्या रहा है, भारत किस नज़रिए से श्रीलंका को देख रही है, और हमारी नीति किस डायरेक्शन में चल रही है। और आपको ये डायरेक्शन समझनी ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्शन से आप समझ पाएंगे कि कल को फ्यूचर में जाके जो इंडिया अपनी पॉलिसी आर्टिकुलेट करेगा पूरी, वो क्या होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक नया वीडियो मे बी 15 दिन के बाद दोबारा डालूंगा। तो आप जुड़िए हमारे साथ अन अकेडमी पे। 2020 में हमारे पास 170 टॉपर, 2021 में 178 टॉपर। दोस्तों अभी एक कॉम्बो फेस्टिवल यूपीएससी के लिए अन अकेडमी पे चल रहा है। आप 15% तक अपने कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट पा सकते हैं, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने की सब्सक्रिप्शन पे। दोस्तों ये 15 जुलाई तक वैलिड है। PAVIAS कोड का प्रयोग करके आज ही ये सब्सक्रिप्शन को तुरंत लीजिए। इसके साथ साथ यूपीएससी की अभी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, जीएस की अलग टेस्ट सीरीज जिसमें 15 टेस्ट हैं, ऑप्शनल की अलग टेस्ट सीरीज जिसमें 8 टेस्ट हैं। इन सारे टेस्ट में डिटेल्ड इवेलुएशन, मॉडल आंसर है। PAVIAS कोड प्रयोग कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। इसमें भी आपको 15% ऑफ का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये ऑफर को निगलेक्ट मत कीजिए। और CSE अश्योर आपको मिलेगा 2 साल एंड अबव की सब्सक्रिप्शन पे। PAVIAS कोड याद रखिएगा दोस्तों। 14 जुलाई को नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी के। इंग्लिश बैचेस, बाइलिंगुअल बैचेस दोनों हैं। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। हम आपके साथ हैं दोस्तों। अन अकेडमी में आपको GS में बेस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग और बेस्ट नॉलेज देने के लिए वी आर देयर विद यू। थैंक यू।